सीए में इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सेक्शन ई का जो चैप्टर्स आपको दिए जैसे कि लीज अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल, ब्रांच अकाउंटिंग, लॉस ऑफ प्रायर, लॉस ऑफ प्रॉफिट, या फिर सर हायर परचेस, ये सारे चैप्टर्स के हम लोग आज सबसे पहले स्टडी मटेरियल के जितने एमसीक्यूज दिए हुए वो करेंगे, एमसीक्यू प्लस वन वर्ड भी। एंड फिर उसके बाद हम पिछले स्कैनर्स के पिछले साल के स्कैनर्स से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो अभी आपके दो दो मार्क के एमसीक्यू के लिए पूछे जा सकते। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। ये आपका स्टडी मटेरियल पेज नंबर 436 पे दिया जो लीज अकाउंटिंग के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द पर्सन हु अंडरटेक एन एग्रीमेंट कन्वेज टू अनदर पर्सन टू राइट टू यूज इन रिटर्न टू रेंट एन एसेट फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। देखो इसमें मेन दो पार्टी होती है सर, एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। जो प्रॉपर्टी किसी को देता है, अपनी प्रॉपर्टी किसी को यूज करने देता है उसको बोलते हैं लेसर, और जो यूज कर रहा है उसके रिटर्न में रेंट पे करेगा उसको बोलते हैं लेसी, मतलब लीज पे करे उसको बोलते हैं सर लेसी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि ऐसा कोई इंसान जो एग्रीमेंट बनाता है और दूसरे पर्सन को राइट्स देता है, अधिकार देता है यूज करने के लिए रेंट पे, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? तो यस मैंने अभी बताया, जो राइट्स देता है उसको बोलते हैं सर लेसर। क्या बोलेंगे? लेसर। तो फर्स्ट का आंसर रहेगा सर लेसर। दूसरा है ऑपरेटिंग लीज इज, सर जो ऑपरेटिंग लीज होता है वो नॉन रिकवरेबल होता है। नॉन रिकवरेबल, एक बार काम हो गया सो हो गया, ये रिकवरेबल नहीं होगा सर। तो यस सर, सेकंड का आंसर रहेगा B1। अब बोला है विच लीज ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू ओनरशिप ऑफ एन एसेट। ऐसा कौन सा होता है सर? देखो ये फाइनेंस होता है, ये ना इन दोनों में कंफ्यूजन रखना मत, और ध्यान रखना एक आपका ऑपरेटिंग और एक फाइनेंस। मुझे जितना फील हो रहा है ये ऑपरेटिंग और फाइनेंस से लिंक वाला एक एमसीक्यू तो जरूर पूछेंगे लोग। देखो ऑपरेटिंग में कोई भी रिकवरेबल नहीं है, और फाइनेंस में जो है आपका ध्यान रखना रिवॉर्ड इंसिडेंट होता है ओनरशिप ऑफ एसेट्स का। तो ये ध्यान रखना, आपको ये पूछने की पॉसिबिलिटी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इन विच टाइप ऑफ लीज एक्सपेंसेस लाइक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड टैक्स जो है लेसर बर्न करता है, लेसर पूरा झेलता है, लेसर पूरा पे करता है? सर देखो यहाँ पे दो टाइप के लीज दिख रहे हैं आपको, एक ऑपरेटिंग लीज और एक फाइनेंस लीज। दोनों में से कौन सा ऐसा लीज है जिसके अंदर सर सारे एक्सपेंसेस जो है लेसर लेसर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वही सारा रिकवरी करता है, वही सारा रिकॉर्ड करता है, वही सारा पे करता है सर घूम फिर के? ये ऑपरेटिंग लीज में सर। ऑपरेटिंग लीज में जितना मेंटेनेंस, रिपेयर, टैक्स होगा वो सब लेसर को झेलना पड़ता है। मतलब 4 का जो आंसर होगा सर ए होगा। 4 का आंसर क्या होगा सर? ए होगा। 4 का आंसर अपना सर ए होगा। फिफ्थ चलते, शॉर्ट टर्म लीज विच इज ऑफ्टन कैंसलेबल। अच्छा, शॉर्ट टर्म लीज कौन सा कैंसलेबल पॉसिबिलिटी है? तो ध्यान रखना ऑपरेटिंग में, फाइनेंस में शॉर्ट टर्म लीज कैंसिलेबल नहीं है। तो सर ऑपरेटिंग लीज में तुम्हारा शॉर्ट टर्म लीज कैंसिलेबल है। ध्यान रखना ऑपरेटिंग लीज में, देखो इसमें से ऐसे कुछ चीजें भी रहेंगे जो शायद थ्योरी में ना दिया हो बट एमसीक्यू में दिया हो, तो इससे आपको थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी पड़ेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सर। तो सर ऑपरेटिंग लीज में शॉर्ट टर्म लीज क्या हो सकता है? कैंसिलेबल हो सकता है। उसके बाद अ लीज विच इज जनरली नॉट कैंसिलेबल, अब भी उसी से लिंक आपका पांचवा था, अब भी आपका उसी से लिंक पांचवा क्वेश्चन था। बताइए छठवें का आंसर क्या रहेगा? मैंने अब भी बताया कौन सा लीज है जो कैंसिलेबल नहीं हो सकता। हमें पूरा इकोनॉमिक लाइफ कवर करना पड़ता है सर, वो फाइनेंशियल होता है, फाइनेंशियल। अब भी मैंने बताया कि ऑपरेटिंग कैंसिलेबल है, फाइनेंस कैंसिलेबल नहीं है, और वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया था आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको फाइनेंस और ऑपरेटिंग के ऊपर कोई ना कोई एक एमसीक्यू डेफिनेटली ये लोग पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं 7 की तरफ सर। वन डिफरेंट बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस, थोड़ा खुश से पढ़िए, जो ऊपर 6 एमसीक्यू पढ़ा उसी में से एक आंसर यहाँ भी दिया हुआ है। ये आंसर्स मत देखिए आप लोग, आंसर्स मत देखिए, मुझे बताइए जो ऊपर हमने 6 एमसीक्यू पढ़ा उसी से लिंक आपको 7वें का आंसर यहाँ दिया हुआ है। बताइए क्या आंसर होगा सर? ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो पहला तो कुछ दिखा नहीं, पढ़ा नहीं हमने, सेकेंड भी नहीं पढ़ा, फोर्थ भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, बट यस 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 यस, ये देखो ऑपरेटिंग लीज इज जनरली कैंसिलेबल बाय लेजी, बट फाइनेंशियल लीज नहीं हो सकता। ठीक है, तो सर सी वाला आंसर आएगा इसका, सी वाला आंसर आएगा। क्या आएगा? सी वाला। 7 का आंसर आएगा सर सी वाला। ठीक है, के बाद फिर आ जाते हम लोग हमारे, ये आंसर का रफ कर दो, तुम लोग चोर हो, चोरी कर लोगे यार, और चोरी नहीं करना अपने को। चलिए बताइए AS19 किससे लिंक होता है सर? ऑपरेटिंग से, याद रहेगा। तो AS19 तुम्हारा ऑपरेटिंग से लिंक होता है, ऑपरेटिंग से। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑपरेटिंग। लिखने में टाइम बचेगा अपना, प्लीज आप लिखिएगा ऑपरेटिंग। अरे सर
हमें तो एग्जाम में एमसीक्यू पूछने वाला है, आप फिल इन द ब्लैंक्स क्यों करवा रहे हो? एक चीज समझो, आपको ना वो लोग यही क्वेश्चन दे देंगे और 4 ऑप्शन देंगे जिसमें 3 ऑप्शन कुछ और होगा और एक ऑपरेटिंग होगा, तो यू हैव टू सिलेक्ट प्रॉपर आंसर। इसमें ऑपरेटिंग वाले, नॉन ऑपरेटिंग वाले, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू सब कुछ करवा के दे रहा हूं आपको, ताकि एग्जाम में कुछ ही पूछे तो अपना आंसर आना चाहिए। हमें क्या जानना है? फाइनल आंसर, प्रॉपर आंसर जानना है, दैट्स इट। तो हम लोग आंसर के साथ पढ़ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन कोई भी हो दो, हमें जो हमारा जो जरूरत चीज है हम सिर्फ उसी को उठाएंगे, बाकी को इग्नोर करेंगे। चलिए अगला अगला क्वेश्चन सर, अगला जो क्वेश्चन है क्या है? इन फाइनेंशियल लीज एज पर AS 19 लीज्ड एसेट इज शो इन द बैलेंस शीट ऑफ, किसके एसेट पे शो? लेसी के। भाई अगर लेसर ने लेसी को प्रॉपर्टी दिया है तो लेसी के पास वो प्रॉपर्टी राइट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लासरूम मैंने मान लो 10 साल के लिए लीज पे लिया हुआ है, तो 10 साल तक वो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मेरे एसेट में शो करेगा। मैं लेसी हूं तो मेरे एसेट में शो करेगा, तो इसका आंसर रहेगा लेसी। ठीक है, नेक्स्ट वन है डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन लेसर रिसीव द अमाउंट। सिंपल है, लेसी अकाउंट। कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? जब जब पैसा मिलता है तो लेसी अकाउंट आएगा। क्यों सर? पैसा अकाउंट डेबिट, पैसा अकाउंट डेबिट टू जो दे रहा है, तो कैश एंड अकाउंट डेबिट टू लेसी देगा। एज अ लेसर बोल रहा है ना, एज अ लेसर, एज अ लेसर, एज अ लेसर, मैं भी लेसर हूं, मुझे पैसा मिलेगा, लेसी गिव करेगा, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। तो यस, इसका आंसर रहेगा लेसी अकाउंट। ठीक है, तो इसमें इतना ही था आपको, और कुछ क्वेश्चन है नहीं एमसीक्यू लीज अकाउंट के अंदर। ब्रांच में, ब्रांच से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल में कोई एमसीक्यू नहीं दिया, बट यस प्रीवियस पेपर में था तो मैं करवाऊंगा वो। सीधे डिपार्टमेंटल का लिंक दिया है जो पेज नंबर 498 पे, 498 पे डिपार्टमेंटल के कुछ एमसीक्यूज आपको गिवन है डिपार्टमेंटल के। यस दिस वन ना, हाँ। और इन लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, डिपार्टमेंट का फिल इन द ब्लैंक्स दिया, बट फिर कहूंगा मैं फिल इन द ब्लैंक्स को ऐसा मत समझो एग्जाम में नहीं आएगा, यही आता है, इसी को ये लोग एमसीक्यू पैटर्न में कन्वर्ट करके दे देंगे आपको। चलो सबसे पहला सर क्वेश्चन है, इन ब्रांच अकाउंट इन डेटर सिस्टम ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स आर डैश टू ब्रांच अकाउंट। याद करो, ब्रांच अकाउंट बनता है, डेटस हम कहाँ लिखते हैं सर? ब्रांच अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं हम लोग, टू डेटस ओपनिंग बैलेंस। तो बोला है ब्रांच अकाउंट हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा है आर डैश टू ब्रांच अकाउंट, मतलब या तो आंसर डेबिटेड रहेगा या तो क्रेडिटेड रहेगा। दिमाग लगाकर बताओ, जब ब्रांच बनता है तो हम यहाँ लिखते हैं सर डेटर अकाउंट, और यहाँ होता है ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिटेड हो रहा है या क्रेडिटेड हो रहा है? ब्रांच अकाउंट आपका डेबिटेड हो रहा है या क्रेडिटेड हो रहा है? सोच के बताइए, सोच के बताइए, सोच के बताइए सर। डेफिनेटली अगर मैं इसकी जर्नलिटी की बात करूँ, ये अगर ब्रांच अकाउंट यहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिखा है डेटर्स अकाउंट, इसका जर्नलिटी क्या बनेगा सर? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो ब्रांच अकाउंट डेबिटेड हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा डेबिटेड, डेबिटेड। ठीक है, आगे, अ ब्रांच विच कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ, प्लीज समझना डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच था, दो टाइप के ब्रांचेस थे हमारे पास, मेथड थे। तो सर अ ब्रांच विच कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ डैश ऑल अकाउंटिंग, ये सेंटेंस नहीं होना चाहिए, ये डैश यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अ ब्रांच विच कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड। बताओ इसको डिपेंडेंट ब्रांच बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट बोलेंगे? जहां पे सारा का सारा ब्रांच का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, ब्रांच खुद रख रहा है अपना रिकॉर्ड, ब्रांच खुद रख रहा है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो यस सर इसका आंसर रहेगा इंडिपेंडेंट ब्रांच। क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट ब्रांच। क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट ब्रांच सर। ओके, भी बोला है अ ब्रांच विच डज नॉट, उसका अपोजिट क्वेश्चन है सर। यहाँ पे खुद रिकॉर्ड रख रहा था, यहाँ पे नहीं रख रहा है, तो ये सर डिपेंडेंट ब्रांच रहेगा, और सेकंड का अपना इंडिपेंडेंट ब्रांच रहेगा। ठीक है, ठीक है, ओके सर। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम इज पॉपुलर नोन एज, इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, इसको एक और नाम है एनालिटिकल मेथड, शायद आपको बताया नहीं रहेगा थ्योरी के अंदर, ध्यान रखिएगा इसको सर। स्टॉक एंड डेटा मेथड को हम एनालिटिकल मेथड भी बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड। फिर ब्रांच अकाउंट इज प्रिपेयर, हम ब्रांच अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्या जानने के लिए सर? बट ऑब्वियसली प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए ब्रांच अकाउंट का, तो इसका आंसर रहेगा प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस मत लिखिएगा, बेटर रहेगा। ओके, 6 द सिस्टम इन विच प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय द ब्रांच इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एट कॉस्ट प्राइस। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग सर? ये क्या बोलते हैं जिसमें हम लोग सर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस सब बनाते हैं? याद रहेगा, सिर्फ इसमें एक होता है सर जिसमें ब्रांच अकाउंट बनता है आपका, सिंगल वाले 2-3 अकाउंट ही बनते हैं, एक होता है बहुत सारा बनता है, डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, और एक होता है सर फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस सब बनता है, तो इसका आंसर रहेगा सर प्रॉफिट एंड लॉस, आई मीन फाइनल अकाउंट मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड। 6 का आंसर रहेगा सर फाइनल अकाउंट मेथड अपना।
सेवेंथ वन द अकाउंट प्रिपेयर फॉर द asset and the gross profit earned by branch under stock and data system। कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए, किसके मेथड के अंदर सर? स्टॉक एंड डेटा। स्टॉक एंड डेटा जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ सर हमारे अकाउंट बनते हैं, उसमें कौन सा अकाउंट ऐसा बना जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट अगर कुछ एडजस्ट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, तो सर यस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बनेगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हम बनाते हैं बेसिकली हमारे इस स्टॉक एंड डेटा मेथड के अंदर। बट ये ब्रांच चैप्टर होने की वजह से इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वर्ड नहीं देंगे, इसको बोलेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बोला? समझो कॉन्सेप्ट को, प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करने के लिए बनाते उसको हम लोग मोस्टली बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बट ये ब्रांच चैप्टर के अंदर है इसलिए हम इसको बोलेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट सर? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसका आंसर रहेगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब 8th वन बोला है, ये आंसर मत देखिएगा, पाप लग जाएगा आपको, ध्यान देना, पास होना अपने को। 8th क्वेश्चन देखो, द अकाउंट प्रिपेयर टू एडजस्ट द लोडिंग इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एट अ ब्रांच इज टर्म एज। कौन सा अकाउंट हम अलग से बनाते हैं जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं? मतलब जब ये अकाउंट बनाने की बात कर रहा है, मतलब ये स्टॉक एंड डेटर मेथड की बात कर रहा है, इसमें बहुत सारे अकाउंट बनते हैं और सर उसमें से एक ऐसा अकाउंट बनता है जिसमें रिजर्व्स के अमाउंट लिखे आते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो सर, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। क्या बोलते हैं? स्टॉक रिजर्व अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो इसका आंसर रहेगा सर स्टॉक रिजर्व अकाउंट। 9th में आते क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान रखना, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ठीक है? अच्छा सुनो ना यार, एक काम करो ना मेरे लिए, आप लोग जो करते नहीं हो, इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो और सारे अपने सीए में इंटरमीडिएट ग्रुप फ्रेंड सबको फॉरवर्ड कर दो कि एमसीक्यू लिटरली कह रहा हूं मैं, बहुत हेल्प होने वाला है आपके एग्जाम से। तो इसलिए फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल में विजिट कर रहे हो तो। और हाँ, एटलीस्ट जो मैं यहाँ पे एमसीक्यू पढ़ रहा हूँ ना, तो उसका आंसर आप भी खुद देते रहो। इससे क्या होगा ना, आपका खुद प्रैक्टिस होगा, आपको वर्ड दिमाग में सेट होगा, तो एग्जाम के टाइम पे ऐसा क्वेश्चन या यही क्वेश्चन पूछ ले तो दिमाग क्लिक करेगा, अरे हाँ हमने ऐसा एमसीक्यू पढ़ा था कभी तो। हाँ, और देखो मैं मानता हूँ थोड़ा एमसीक्यू है, थोड़ा लेंदी जाएगा, थोड़ा बोर होगा, लेकिन या तो तुम नाच लो वहां पे या तो मैं नाच लेता हूँ यहाँ पे यार, लेकिन करना तो पड़ेगा, ऑप्शन तो है नहीं अपने पास, नो ऑप्शन। कम टाइम बचा है, कम टाइम में एमसीक्यूज करना है, और जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उसका एमसीक्यू इजी होगा, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भाई यही कर लो, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते सर, आगे बढ़ते सर। तो क्वेश्चन नंबर क्या चालू है? 9th वन, 9th वन, 9th क्या बोल रहा है? द अकाउंट प्रिपेयर इन द सेम वे। नहीं, तुम लोग आंसर देख लेते यार, ये गलत बात है, तुम लोग आंसर देख लेते ना, ये गलत बात है। चलिए देखो, द अकाउंट प्रिपेयर इन द सेम वे एज दैट व्हेन गुड्स आर इनवॉइस एट कॉस्ट एक्सेप्ट दैट ऑल एंट्रीज आर मेड एट इनवॉइस इज टर्म्ड एज। अच्छा, कौन सा ऐसा अकाउंट बनता है जहां पे हम लोग जो है स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट प्राइस पे, अगर लोडिंग रहेगा तो उसको अलग से रिकॉर्ड करते हैं। अगेन ये स्टॉक एंड डेटर मेथड की बात कर रहा है, तो सर जितने भी उसके ऊपर लोडिंग होते हैं स्टॉक डेटर मेथड के अंदर हम रिजर्व्स अकाउंट में डालते हैं, और इसके लिए हम अलग से ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर सारा का सारा एट कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्या रहेगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट सर। अगला, the goods sent by head office head office may be either at dash or cost plus profit। cost plus profit हो गया आईपी, मतलब हेड ऑफिस अपने ब्रांच को या तो आईपी में गुड्स बेच सकता है या फिर सर कॉस्ट में, दो ही तो वैल्यू है, या तो कॉस्ट या तो आईपी। यस नो, हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखा है जहां पे क्लियर लिख के दिया है कि हेड ऑफिस अपने ब्रांच को सिर्फ 80,000 में बेचा जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, और बोलता है हम 80,000 प्लस 20% प्रॉफिट, मतलब आईपी प्राइस है। तो इस तरीके से दो प्राइस में जो है हेड ऑफिस अपने ब्रांच को गुड्स भेज सकता है सर। तो हमने यहाँ पे लीज और ब्रांच अकाउंट, ओके, लीज और ब्रांच अकाउंट के हमने यहाँ पे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, और अब चलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, इस डिपार्टमेंट और ब्रांच एक ही समय साथ में था। अब चलते लॉस ऑफ प्रॉफिट की तरफ, लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्टॉक, जो पेज नंबर
528 पे पहले हम सारे स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस खत्म करेंगे, उसके बाद हम स्कैनर्स पे भी जाएंगे, स्कैनर्स पे भी जाएंगे, बट उससे पहले स्टडी मटेरियल का करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारा बहुत सा बेसिक क्लियर हो जाएगा। मैं जानता हूँ 30-40 मिनट चलेगा एमसीक्यूज करते करते, बट यस इतना कर लोगे तो काफी अच्छा तुम्हारा हो जाएगा। ये एटलीस्ट ये पर्टिकुलर चैप्टर्स सेक्शन ई एटलीस्ट स्ट्रांग हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए पेज नंबर 528 के पास हमारे एमसीक्यूज है, ये रहा 528। चलिए सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स ही एमसीक्यू दिया नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स, बट सेकंड बोलूंगा मैं सर फिल इन द ब्लैंक्स ही वो लोग आपको डराने के लिए एमसीक्यू में कन्वर्ट करके दे देंगे। चलिए स्टैंडर्ड टर्नओवर करस्पॉन्डेंस, अगर कोई याद रहेगा तो मैंने इसका बहुत अच्छे से एक डायग्राम बना करके बेसिक लेक्चर में समझाया था आपको, जिसके अंदर इस करंट बॉन्डिंग ईयर, फिर करंट ईयर सब कुछ देखा था। तो ये बोल रहा है स्टैंडर्ड टर्नओवर इज करस्पॉन्डेंस विद, स्टैंडर्ड टर्नओवर इज करस्पॉन्डेंस विद, किससे करस्पॉन्ड होता है सर? एकदम सेम टाइम पे कौन सा होता है सर? वो होता है सर इंडेमनिटी। कौन सा होता है सर? इंडेमनिटी पीरियड। तो इसका आंसर रहेगा इंडेमनिटी पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड। अंडर इंश्योरेंस क्लेम स्टैंडिंग चार्जेस मींस इंश्योर्ड। अगर कहीं पे कुछ बताया नहीं है कि इंश्योर्ड नॉट इंश्योर्ड, तो हम लोग क्या मानते हैं भाई? सब कुछ इंश्योर्ड ही मानते हैं। तो सर इस दो टाइप का होता है, कहता है इंश्योर्ड, एक होता है अनइंश्योर्ड। तो स्टैंडिंग चार्जेस अगर कुछ बताया नहीं गया है, दैट मींस सर हम सबका सब क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड ही मानते हैं। तो यहाँ पे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कौन से चैप्टर का है सर? ये लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट के। अब बोला है इफ द पॉलिसी वैल्यू इज डैश द वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट इज कॉल्ड एज ओवर इंश्योरेंस। कब होगा? जब भाई पॉलिसी वैल्यू ज्यादा होगा। मतलब बोल सकता है इफ द पॉलिसी वैल्यू इज हायर देन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। थर्ड का आंसर हायर बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, यस सर, यस सर। आगे बढ़े, क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी चेक नहीं करने का क्या? ओके ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते। फोर्थ क्वेश्चन, इन केस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ पॉलिसी, अच्छा इन केस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ग्रॉस प्रॉफिट इज सम ऑफ नेट प्रॉफिट प्लस डैश स्टैंडिंग चार्जेस। सिंपल सा वही इंश्योर्ड वाला सर, अनइंश्योर्ड नहीं, सिंपल सा इंश्योर्ड वाला। इंश्योर्ड वाले ही मोस्टली एग्जाम में पूछते हैं आपको। उसके बाद बोला इफ वैल्यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा उस दिन हमारे पास 4,29,000 का स्टॉक था और सैल्वेज वैल्यू 15,70,000, मतलब जितने का स्टॉक नहीं था उससे ज्यादा तुम्हारा सैल्वेज वैल्यू दिया हुआ है। तो बताओ स्टॉक डिस्ट्रॉयड ऑफ फायर विल बी, कितने का स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है? मुझे कुछ क्वेश्चन समझा नहीं, मुझे लग रहा है क्वेश्चन रॉन्ग है शायद, क्योंकि आपका स्टॉक गोडाउन में सिर्फ 4,29,000 है और तुमने बचा लिया भाई उसमें से 15,70,000, कैसे पॉसिबल है? कुछ तो गड़बड़ है। सो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं हम लोग, इसमें गड़बड़ है कुछ तो। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो 1570 होता 420 यहाँ पे, तो हम लोग डिफरेंस माइनस कर लेते हैं कि आपके गोडाउन में 15,70,000 स्टॉक था, 429 का बच गया, तो बचा हुआ चीज लॉस हुआ रहेगा। बट ऐसा कुछ उल्टा लग रहा है क्वेश्चन, तो इसको स्किप करते हैं पांचवा वाला। 6 पे आ जाओ। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वेयर इंश्योर्ड फॉर 15,000। अच्छा मतलब आपके गोडाउन में 10,000 ही ना, हाँ कॉमा याद दिया है। गोडाउन में 10,000 का गुड्स रखा गया था और इंश्योरेंस पॉलिसी 50,000 का निकाला था, उसमें से 3/4 डिस्ट्रॉयड हो गया। ये एक्चुअल लॉस है, समझ रहे हो? ये आपको पॉलिसी अमाउंट है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर है, और ये आपका एक्चुअल लॉस है। क्या पता करना है? एवरेज लॉस से बताओ कितना तुम्हारा क्लेम मिलेगा। हमें मालूम है फॉर्मूला सर, पहले आता है ऊपर क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर, सॉरी पॉलिसी अमाउंट, तो पॉलिसी अमाउंट है 50,000 बरोबर, डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर जो है 10,000, मल्टीप्लाई एक्चुअल लॉस, बोला 3/4 ऑफ योर स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है, तो 10,000 का 3/4 निकाल देंगे तो 7,500 अपना डिस्ट्रॉयड हुआ है। इसको सॉल्व कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 50,000 डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई 7,500, आंसर आ जाए 37,500। 37,500 आपका आएगा। समझा कॉन्सेप्ट? लास्ट जो फॉर्मूला अप्लाई करते ना, वो वाला फॉर्मूला का उन्होंने क्वेश्चन दिया था। चलिए आगे बढ़ा जाए कहानी को। लॉस ऑफ स्टॉक इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग, लॉस ऑफ स्टॉक मतलब सर लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर सेकंड स्टेप याद है? 3 स्टेप होता है सर, सबको याद रहेगा। पहला सर क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर, सेकंड होता है अपना क्या बोलते हैं लॉस, एक्चुअल लॉस, थर्ड होता है इंश्योरेंस क्लेम। तो बोल रहा है एक्चुअल लॉस हम कैसे निकालते हैं? याद रहा फॉर्मूला सर, क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर प्लस एक्सपेंसेस माइनस सैल्वेज। तो क्या डिडक्ट करते हैं? सैल्वेज वैल्यू माइनस करते हैं। इसका आंसर आएगा सैल्वेज, डिडक्टिंग सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, फिर है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर
एंड स्टॉक सैल्वेज तो क्या बोलते हैं सर, ये सिंपल सा रहेगा अपना लॉस ऑफ स्टॉक, दैट इज क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, कितने का हम क्लेम कर सकते हैं। सुनो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है डिफरेंट किसके बीच में, पहला बोला कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक है अप टू डेट ऑफ फायर वाला माइनस सैल्वेज, वो क्या निकलता है, यही वाला क्वेश्चन दिया है, 7th वाला क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, उसी को तो बोलते हैं हम लोग कि कितने का हम क्लेम कर सकते हैं, या फिर इसको बोल सकता हूँ मैं एक्चुअल लॉस बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ एक्चुअल लॉस। ठीक है, तो सर 8th का आंसर या तो एक्चुअल लॉस लिखे या फिर लिख सकते हो आप कि क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक करके। ठीक है, हाँ ये तो लिख के भी दिया हुआ है। डन। तो सर हमने 8 के 8 यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए, इसमें और कुछ क्वेश्चंस नहीं है, मतलब हमने अब बस बचा है करना हायर परचेस का स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन, इसके बाद हम स्कैनर्स पे चलेंगे। और हायर परचेस जो है आपका पेज नंबर एंडिंग वाले चैप्टर्स रहेगा, इसमें तो खुल जा सिम सिम और ये खुल गया। चलिए सबसे पहले 3 MCQ दिया हुआ यहाँ पे आपका हायर परचेस के। इन द हायर परचेस सिस्टम इंटरेस्ट इज चार्ज बाय, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत बार गलती करने वाला क्वेश्चन आपके थ्रू। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि इंटरेस्ट हम किस पे चार्ज करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लिक कर लेते हैं हायर परचेस पे या फिर इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे। तो ध्यान रखिए बच्चा लोग, इंस्टॉलमेंट अमाउंट मतलब होता है हायर मतलब होता है इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट इज ऑलवेज चार्ज ऑन दी प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज बैलेंस अमाउंट होता है सर। और बैलेंस मतलब सर आउटस्टैंडिंग। अगर आपको याद होगा तो जब हम डब्बा बनाते हैं यहाँ पे पहले डीपी आता है, फिर माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है, फिर बैलेंस आता है। तो ये जो बैलेंस होता है सर, ये तुम्हारा पूरा कैश प्राइस का बैलेंस होता है। तो हम लोग जो हमेशा इंटरेस्ट निकालते हैं हमेशा कैश प्राइस पे ही निकालते हैं, जितना कैश प्राइस बचा है पे करने को उस पे निकाला जाता है, दैट इज जस्ट आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे आएगा, ध्यान रखना। और ये एग्जाम में पूछा भी बहुत बार। अगला है एक्सेस ऑफ हायर परचेस ओवर द कैश प्राइस इज नोन एज, एक्सेस ऑफ हायर परचेस मतलब डिफरेंस पूछ रहा है वो, हायर परचेस और एचपी प्राइस माइनस कैश प्राइस का जो डिफरेंस क्या आएगा, सिंपल सर इंटरेस्ट होता है, तब तो डिफरेंस आएगा। आपने गाड़ी लिया 1 लाख का बट पे कर रहे हो 1,20,000, तो जो 20,000 का डिफरेंस है वो क्या है आपने लिए इंटरेस्ट है, उसका आंसर रहेगा सर इंटरेस्ट। सेकेंड का आंसर रहेगा सर तो सी वाला, सेकेंड का आंसर रहेगा सर सी वाला। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े, समझ रहा है क्या, समझ रहा है क्या, हाँ ना तो बोलो एटलीस्ट, गलत बात है। ओके चलिए सर थर्ड पे आते, इन हायर परचेस सिस्टम कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। अब भी मैंने ऊपर डिस्कशन किया यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो जब कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट होता है तो वो इंस्टॉलमेंट बन जाता है। इंस्टॉलमेंट है क्या, इंस्टॉलमेंट मतलब सर ये रहा हायर परचेस प्राइस। मैंने गाड़ी खरीदा 1 लाख का, 20,000 का इंटरेस्ट प्लस मिलकर 1,20,000 मुझे टोटल पे करना है, तो उसको बोलूंगा मैं हायर परचेस प्राइस और हायर परचेस सेल अमाउंट, दैट इज सर हायर परचेस प्राइस ऑफ एसेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट है ना सर, हाँ जी पहले का बताया मैंने ना फर्स्ट। ट्रू फॉल्स भी कर सकते हो, फिलहाल मैं ट्रू फॉल्स नहीं करवा रहा हूँ। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं सर, अगेन 10 फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है आप लोग यहाँ पे 1 by 1। सबसे पहला सर सेलिंग प्राइस अंडर हायर परचेस बेसिस, अच्छा अंडर हायर परचेस में सेलिंग प्राइस, देन सेलिंग प्राइस अंडर कैश। अच्छा दो चीज बोला इन्होंने, एक कैश बेसिस एक हायर प्राइस, दोनों समझो। कैश बेसिस मतलब क्या, मैंने एक एसेट खरीदा, खरीदने गया 1 लाख का वैल्यू था, 1 लाख दिया खरीद लिया मैंने, ये हो गया कैश बेसिस, तुरंत पह दिया काम खत्म। हायर परचेस बेसिस का सर इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, तो डेफिनेटली इंस्टॉलमेंट वाला ले रहे हैं मतलब हायर परचेस वाला तुम्हारा वैल्यू ज्यादा होगा कंपेयर टू कैश प्राइस, तो यहाँ पे मोर आएगा। वर्ड समझो, सेंटेंस समझो, सेलिंग प्राइस अंडर हायर परचेस बेसिस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ कैश बेसिस। ठीक है, और अगर ये कैश यहाँ होता और ये यहाँ होता तो लेस वर्ड आता फिर। इन केस ऑफ हायर परचेस सेल द एक्ट ऑफ रिवील ऑफ कस्टडी ऑफ एसेट इज कॉल्ड एज रीपोजिशन। याद आ रहा है रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें दो टाइप का होता है, या तो फुली रीपोजिशन या तो पार्शियल रीपोजिशन सर। तो सर जब ऐसा हायर परचेस में सिस्टम होता है उसको रीपोजिशन बोलते हैं, वापस से अपने अपने कंट्रोल में लेना, अपने राइट्स में लेना। और ये कौन कर सकता है, वेंडर कर सकता है। कब कर सकता है, जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तुम प्रॉपर टाइम पे ना पे करो, और टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होना चाहिए। द बायर गेट possession and ownership of the assets under dash system right for signing the contract installment system यार, और क्या installment system में रहेगा, जब पूरा पेड हो जाएगा तब तक उसको मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो वो installment system मिलेगा कि भाई इतना पे किया इतना राइट से पास, इस तरीके से।
फोर्थ पे आ जाते हैं हम लोग। अंडर हायर परचेज टर्म ओनरशिप ऑफ एसेट इज ट्रांसफर्ड एज सुन एज, अच्छा ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, जब तुम्हारा आखिरी इंस्टॉलमेंट पेड हो जाएगा तब तुम्हें ओनरशिप मिल जाएगा, इसको बोलते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे आखिरी इंस्टॉलमेंट। एवरी इंस्टॉलमेंट पेड अंडर हायर परचेज टर्म कंसिस्ट ऑफ पार्टली कैश प्राइस एंड पार्टली इंटरेस्ट आ जाना चाहिए। सर थोड़ा सा कैश प्राइस रहेगा, थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा। अब यहाँ पे कैपिटल अमाउंट लिख सकते हैं क्योंकि असेट्स का अमाउंट हम कैपिटल अमाउंट बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है सर, एक मशीन हमने खरीदा है, कैश प्राइस 5,20,000 का है, एनुअल इंस्टॉलमेंट 1,80,000, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, मतलब ये तुम्हारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडिंग सेकेंड ईयर, अच्छा ठीक है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। मतलब मैं अगर ऐसा डब्बा बनाता हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ मेरा कैश प्राइस आ जाएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा, और मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ, यहाँ मेरा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैश प्राइस है 5,20,000 वाला चेंज करता हूँ, ठीक है। और आपने एनुअल इंस्टॉलमेंट 1,80,000, डीपी तो है नहीं, सीधे पहला पेमेंट किया आपने 1,80,000 रुपये, और इंटरेस्ट तुम्हारा 15%, तो 5,20,000 पे 15% चार्ज करने पे आता है सर 78,000। तो सर 1,80,000 माइनस 78,000 करने मिलता है मुझे 1,02,000 का कैश प्राइस। तो 1,20,000, 1,02,000 माइनस माइनस कर दो 5,20,000, तो बचा आपका ये 418,000 जिसके ऊपर 15% चार्ज करना है, तो 62,700, 62, समझा क्या बोलना चाह रहा हूं? मैंने यहाँ पे कॉलम कम बनाया हुआ है, ठीक है, कैश पैसे कॉलम। तो सर पहला कैश प्राइस 5,20,000 था, कोई डीपी नहीं है, तो सीधे इसके ऊपर 15% चार्ज किया, तो ये इंटरेस्ट आ गया। ये तुम्हें दिया इंस्टॉलमेंट हर साल का, तो 180 में से ये माइनस किया, तो मुझे कैश प्राइस मालूम पड़ा कितना पे कर रहे हैं हम लोग, कैश प्राइस माइनस किया, अमाउंट आ गया। अब सेकंड का इंटरेस्ट जानना है मुझे, तो मुझे मालूम है कि इंटरेस्ट तो हमेशा बैलेंस कैश प्राइस से निकलता है, तो बैलेंस कैश प्राइस मालूम है मुझे, उसके बाद 15% निकाल दिया, मेरा सेकंड आंसर मिल गया डायरेक्टली, ठीक है। चलिए इसको रफ कर दिया जाए सर, और कहानी को आगे बढ़ाया जाए। तो हमने कहाँ तक पहुंचा दी कहानी सर, यहाँ तक हो गया है 7, 8, 9, 10, मुझे लगता है और इसको खत्म होने को मैक्स टू मैक्स 5 से 7 मिनट, और भी कुछ है क्या? नहीं, इतना ही है। तो 3-4 MCQs है, 5 से 7 मिनट जाएगा, उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे स्कैनर्स के पास, ठीक है। चलो, द पर्सन हु ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम ओनर अंडर द हायर परचेस एग्रीमेंट इज नोन एज हायरर, हायरर बोलते हैं इसको, HIRER, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन नेट हायर परचेस प्राइस और नेट कैश प्राइस गुड्स आर टर्म, उसको हायर परचेस प्राइस बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? हायर परचेस चार्ज बोलेंगे, और कुछ नहीं। व्हेन एन एसेट इज एक्वायर्ड ऑन हायर परचेस सिस्टम द असेट्स अकाउंट इज डेबिटेड, अच्छा जब हमने असेट्स हायर परचेस किया है तो उस सिचुएशन में असेट्स अकाउंट इज डेबिटेड विथ, असेट्स अकाउंट डेबिटेड होगा किसके अगेंस्ट में? कैश के अगेंस्ट में सर, कैश में। क्यों? असेट्स आएगा पैसा जाएगा, क्या असेट्स आएगा पैसा जाएगा, तो क्या सर असेट्स अकाउंट डेबिट बोला, यहाँ पे बोल के दिया हुआ है, सॉरी असेट अकाउंट डेबिट बोला, किसके अगेंस्ट पे डेबिट होगा? ये कैश अगेंस्ट में, तो कैश गोस आउट होगा। आखिरी द इनिशियल अमाउंट जो पे करते हैं हम लोग हायर परचेस सिस्टम में, तो क्या बोलते हैं सर? DP, जैसे व्हाट्सएप में होता है वो डिस्प्ले पिक्चर होता है, और ये सर डाउन पेमेंट, तो क्या करेंगे हम लोग? डाउन पेमेंट आंसर। ओके, यहाँ को 2 MCQ दिया है, और आई सजेस्ट कि 2 MCQ खुद से करोगे, जैसा हमने किया वैसे ही है, और इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे अगर तुम्हें पास होना है, तुम बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कि फर्स्ट का और सेकंड का आंसर क्या रहेगा। जैसा हमने किया है नॉर्मल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वही है, वही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है आपका, ठीक है। तो प्रॉपर फॉर्मेट बना के निकालोगे, भले ही 2 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, बट आपको समझेगा। चलिए आज हमने स्टडी मटेरियल कवर लिया, एक काम करते, आज का लेक्चर और लेंदी नहीं करते, हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इन्हीं चैप्टर्स का स्कैनर से क्वेश्चन कर लेंगे, बट स्टिल तब तक आपको ये स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करके खत्म कर लेना है, और कोशिश कीजिएगा स्कैनर से क्वेश्चंस भी, अगर नहीं आएगा तो हम तो है ही बताने के लिए, डोंट वरी। अब मिलते हैं अगले वीडियो अगले लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए, पांडा से को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।